तो हम बात कर रहे हैं बेटा, ये मैंने एक सवाल दिया था। Fe से Fe+2 कन्वर्जन हो रहा है, m/10 इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है Fe+2 की। CH3COOH एक्वस से आपका क्या, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H2PT दिया हुआ है। इस वीक एसिड के बारे में दो तीन बातें आपको दे रखी हैं कि कंसंट्रेशन इसकी m/1000 है और आपका अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 50% है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो आपका क्या है, 10 atm है। आपको आयरन की क्या दे रखी है, पोटेंशियल दे रखी है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखी है, कौन सी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है। और आपसे पूछ क्या रहा है, ई सेल निकालना है, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी, कोई बताएगा मुझे जल्दी से। केवल एक बच्चे का मेरे पास आंसर आया था, है ना, एक ही बच्चे का मेरे पास आंसर आया था बस। उसके अलावा किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास, और ना ही मुझे उम्मीद है किसी ने सॉल्व किया होगा ये। उसे छोड़ के, उसे छोड़ के, किसी ने सॉल्व नहीं किया, उसे छोड़ के, उसे छोड़ के। आज जनता कम है क्या, छुट्टी चल रही है क्या, या फिर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं? आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन होगा। हमें क्या दे रखा है इक्वेशन में। अब तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखनी थी, एनोड रिएक्शन लिखनी थी। एनोड लिख लेते, तो एनोड रिएक्शन में आपका क्या बनेगा, आयरन से कन्वर्जन हो रहा है आपका Iron+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो रहे हैं, डेट इज करेक्ट। ठीक है, और सेकंड आपका क्या हो रहा है, कैथोड रिएक्शन। कैथोड में आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका एसिड है तो ये आपको क्या देगा, H+ देगा, और H+ आपको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। ठीक है, यहां से अगर हम निकालें E0 Fe+2 की जो वैल्यू आपको दे रखी है, डेट इज 0.4 वोल्ट, ये दे दी। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें E0 H+H2 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। और आपको क्या निकालना है, अगर मैं यहाँ से बोलूं कि ओवरऑल इक्वेशन निकालिए, तो ओवरऑल इक्वेशन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आएगी भाई, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा Fe जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और आपका 2H+ जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, Fe+2, ये किस फॉर्म में है, एक्वस। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, H2, ये आपका गैसियस फॉर्म में है। इज इट क्लियर यहां तक? ओके। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि E0 सेल निकाल लिया आपने, तो E0 सेल कितना आएगा आपका, E0 सेल की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 वोल्ट। ये तो आपकी E0 सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, E0 सेल की वैल्यू के बाद आगे की चर्चा करें, तो आगे की चर्चा कैसी होगी, देखो E0 सेल इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट आ गया। अब आपसे पूछ रहा है डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -NF E0। ठीक है, N की वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, F की वैल्यू आप जानते ही हैं 96500 होती है, और यहाँ पे E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी माइनस साइन के साथ। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। कितनी वैल्यू आ रही है सॉल्व करके, जल्दी से बताओ। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके, अच्छा आपने एफ में ही सॉल्व किया है, तो अगर अपन इसको एफ में ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 F माइनस का,
और अगर हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7,7200 जूल, यही है ना यार, सॉरी 77,200 जूल। बट आप इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो किलो जूल में कर लेना, 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 77.2 किलो जूल, ये आ रहा है माइनस का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। कोई बात नहीं, यहां तक तो हमारा सही है। अच्छा, ई सेल कैसे निकालेंगे इसका, ई सेल, ई सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ई सेल का फॉर्मूला हमें पता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस क्या होगा आगे 0.059 अपॉन एन लॉग। अब लॉग में यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की साइड में आपका एक तो आपका Fe+2 कंसंट्रेशन है, साथ ही साथ आपका प्रेशर भी है H2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा, Fe सॉलिड तो आएगा नहीं, क्या आएगा H+ कंसंट्रेशन। अब H+ कंसंट्रेशन के स्क्वायर। अब सवाल ये है, क्या मुझे H+ कंसंट्रेशन पता है? तो आप रिडक्शन पोटेंशियल लेके कर लो ना, उसमें क्या ही दिक्कत है। आंसर अगर उल्टा आ रहा है तो बता दीजिए शिवांगी, अगर आंसर गलत आ रहा है तो बता दीजिए ना कि रिडक्शन पोटेंशियल से कुछ और आएगा। तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है m/1000 और अल्फा आपको दे रखा है 50%। साइन में चेंज होगा, तो एक काम आप करिए कि ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए कितनी आ रही है ना, मैं फिर चेंज कर लूंगा आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर सही है, आप एक बार अपने अकॉर्डिंग निकाल के मुझे बताइएगा, ठीक है। तो C इज इक्वल टू m/1000, अल्फा इज इक्वल टू 50%। अब यहां से अगर मेरे को निकालनी है H+ कंसंट्रेशन, तो H+ कंसंट्रेशन होती है C अल्फा, एम आई राइट? H+ कंसंट्रेशन क्या होती है, C अल्फा, सही है। तो H+ कंसंट्रेशन अगर आपकी C अल्फा है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1000, और अल्फा आपका क्या है 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 50 डिवाइडेड बाय 100, 1/2 हो गया ना ये। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कितना बन रहा है ये। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये आपका आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4, ये आ जाएगा H+। 5 × 10⁻⁻4 ये आपका H+ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आप इसको कहां पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, करिए पुट इक्वेशन में। ई नॉट सेल की वैल्यू मेरे को पता है जी 0.4 आ रही है, ये आपको क्या देगा 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग Fe+2 की कंसंट्रेशन आपको कितनी गिवन है, Fe+2 की कंसंट्रेशन आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, m/10, यानी 1/10 वैल्यू तो आपकी Fe+2 की है। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा 1/10 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना गिवन है 10 atm, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 5 × 10⁻⁻, माइनस कितना था 4⁻², यही बनेगा। क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे आसानी से? अरे हम कहां कर पाएंगे इधर। 0.4 माइनस 0.03 लॉग, अब बेटा 10 और 10 तो कैंसिल आउट हो गई है, ये तो आपके निबट गए आपस में ही, तो बचेगा क्या 1/5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? करो इसको सॉल्व, जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। पता नहीं क्या करेंगे। क्या आ जाएगा लॉग 1 माइनस, ये आपका क्या बनेगा लॉग 5 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो
तो स्क्वायर को 2 वैल्यू आप आगे लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.4 माइनस 0.03। आप चाहें तो इसको रिवर्स करके डायरेक्टली लिख सकते थे, बट उसका आपको पता चलता है स्टेप ही समझ नहीं आया कि सर ने कैसे कर दिया, तो फिर दिक्कत होती। ये आपका बन गया। अब माइनस बाहर ले लो तो प्लस बन जाएगा। 0.4 प्लस 0.03 आपका क्या बच गया 2, और उसके बाद क्या बचा, 2 को भी आप मल्टीप्लाई में ले लो और लॉग को फिर से सॉल्व करो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉग 5 प्लस लॉग क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर -4। इसको सॉल्व कर पाएंगे आप? लॉग 5 की वैल्यू किसी को याद है? हमें कहाँ याद होगी। 0.7 और ये अभी आवाज आ रही है? ओके, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है। तो लगभग ये आपका आ रहा है 0.2 वोल्ट आपका आ रहा है क्या, 0.2 वोल्ट आ रहा है क्या ई सेल की वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। क्या आपके लिए कोई और परेशानी है इसमें सॉल्व करने के लिए? क्या इसमें कोई और परेशानी है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए? ई सेल आ गया। अब इसके बाद आपसे पूछेगा डेल्टा जी, तो डेल्टा जी आप क्या निकालोगे, एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू एफ इंटू 0.2, तो सॉल्व करके आएगा 0.4 माइनस का एफ। अरे इसकी जूल आ गई, आंसर आ गया। चले आगे बढ़े, कुछ नया करें आज। आज यार चैप्टर खत्म करेंगे, प्रोबेबली जितना हो सकता है चैप्टर निपटाएंगे, क्योंकि आप लोगों का लेट हो रहा है। खाली आप लोग भी इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरी वजह से लेट लेट पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। वैसे भी संख्याएं कम होती जा रही हैं समाज से। आइए आज हम देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटेटिव में तो बनते ही हैं ऐसे टाइप के। लिखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एसईपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इन इट्स। मेरी अगर आवाज ना आए तो बता देना, आवाज क्लियर है ना सारी? इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको समझ में आ रहा है हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कि कोई रिडॉक्स आपके पास
रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है और उसमें आपको उनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, किस तरीके का होगा, इसको आप एक क्वेश्चन की तरफ से समझिए। सपोज इफ Fe+2, इसके लिए जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है वो है आपका x। Fe+3, इसके लिए जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो है आपका y। और Fe+2 Fe+3, इसके लिए पोटेंशियल आपको दिया हुआ है वो है z। ये सब आपको वोल्ट में पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, सबका वोल्ट पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। तो आपसे कह रहा है कि x और y और z के बीच में रिलेशन बताइए। ये सब आपको E0 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, E0 की वैल्यू आपको दी हुई है कि E0 Fe+2 की वैल्यू है x, E0 Fe+3 की वैल्यू है y और E0 Fe+2 Fe+3 की वैल्यू है z। तो आपको पूछ रहा है कि x, y और z में क्या रिलेशन होगा आपस में, तीनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो क्या आप बता पाएंगे रिलेशन? क्या आप लोग इतनी मेहनत कर पाएंगे, रिलेशन बता पाएंगे? अगर बता पाए तो बता दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और नहीं बता पाए तो भी आप लिख दीजिए सर। चलो यार, तुम क्या ही बताओगे, आगे बढ़ते हैं, मैं ही सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो ध्यान से। हमें पता है बेटा, तीन आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको अलग अलग गिवन है। क्या मैं इनकी रिएक्शन लिख सकता हूं अकॉर्डिंग दीज गिवन पोटेंशियल? हम इनकी रिएक्शन लिख सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इनकी रिएक्शन लिख पाएंगे आसानी से? दो, तीन, चार, मतलब चार लोग हैं जो पूरी क्लास में जो इसकी रिएक्शन लिख पाएंगे, बाकी लोग यहाँ पे मौज लेने आए हैं ना, मजाक करने। पांच, ठीक है, लिख सकते हैं, ओके गुड। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं, जब हम लिख सकते हैं तो लिख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe+2 के अंदर, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और हमें क्या बना के दे रहा है यहाँ पे, मतलब इसकी E0 की वैल्यू हमें पता है x है, इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, x है, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। दूसरा हमें पता है कि Fe जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe+3 के अंदर, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, इसकी E0 की वैल्यू है y। सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe+3 के अंदर, और यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इसकी E0 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, z दे रखी है। इक्वेशन थर्ड आ गई आपके पास। यहां तक ये तीन इक्वेशन आपने लिख ली, इसमें किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं कि ये सर कैसे रिएक्शंस आई है ना। अब मुझे जो फाइनल इक्वेशन बनानी है, मुझे इन दो की हेल्प से, ऊपर की दो की हेल्प से तीसरी इक्वेशन बनानी है। क्या मैं बना सकता हूं? फर्स्ट टू इक्वेशन की हेल्प से थर्ड इक्वेशन मेरे को बनानी है, क्या मैं बना सकता हूं? अरे यार, 11th में आपने पढ़ा होगा, रिएक्शन निकाल के काट पीट के कुछ ना कुछ तो रिडॉक्स में पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा? हाँ, फर्स्ट को रिवर्स कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ भी पढ़ा होगा वहां पे, ये रिएक्शन के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, रिवर्स फर्स्ट एंड ऐड विद सेकंड। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए Fe+2 से Fe+3, और Fe+2 से Fe+3 तभी आ सकता है जब Fe+3 आपका प्रोडक्ट साइड हो और Fe+2 आपका कहां हो, रिएक्टेंट साइड हो। ये बात समझ में आ गई? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, अपन इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे चेंज करके ऐड कर देते हैं। चेंज करके ऐड करेंगे कैसे, Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालें, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, Fe। इसको हमने रिवर्स कर दिया, और सेकंड इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिख दिया
कि Fe कन्वर्ट हो रहा है आपका किसके अंदर, Fe+3 और 3 इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो सॉल्व करने में क्या होगा जी, आयरन आयरन निबट जाएगा, सॉलिड सॉलिड है, ये तो वैसे भी कंसीडर नहीं होना। तो हमारे पास बचेगा क्या, Fe+2 और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Fe+3 और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपसे अगर पूछा जाए तो इसकी E0 की वैल्यू कितनी थी, इसकी E0 की वैल्यू कितनी थी, Z, इसकी E0 की वैल्यू कितनी थी, Y, इसकी E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x, क्योंकि मैंने रिएक्शन रिवर्स कर दी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Z की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिख सकते हो जी, Z की वैल्यू लिख दो जी y - x, लिख सकते हैं क्या, Z = y - x। कितने लोग कहते हैं जी ऐसे लिखा जा सकता है, Z = y - x। हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दी है, बोलो जल्दी बोलो। तो अगर आप ऐसा लिखते हो, तो अगर आपने ऐसा लिखा है एग्जाम के अंदर तो बहुत ही शाबाशी मिलेगी और एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा बेटा, नाइंसाफी करेगा, है ना। नहीं बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। और ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, इस बारे में भी आपको याद होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए कि इस तरीके से आप क्यों नहीं लिख रहे हो। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोड, ये नोट बना के लिखना अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रोड potential is intensive property does not depends upon इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, मास। और एक और बात आपने यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड नहीं करते। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड नहीं करते, समझ में आ गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली ऐड नहीं करते, तो बेटा आप इनको तो नहीं खेल पाओगे, इनके साथ तो नहीं चल पाएगा आपका। अब इनके साथ अगर नहीं चल पाएगा तो किसके साथ चलेगा, ये भी आप देखें, किसके साथ चलेगा ये देखें। हमें पता है कि यहाँ पे एक एनर्जी की बात हमने करी थी, क्या, गिफ्ट फ्री एनर्जी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डेल्टा G0 इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ऐड करने के लिए, तो इसको हम डायरेक्टली, तो इसको सीधे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सीधे ऐड करेंगे। अब देखो ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये तो पता चल गया कि भाई गिफ्ट फ्री एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिफ्ट फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है गिफ्ट फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0। एम आई राइट और रॉन्ग, भैया हम गलत हैं कि सही हैं, हम गलत हैं या सही हैं, जल्दी से बताइए, सही है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक चीज फटाफट से लिखते हैं, डेल्टा G0 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा G0 क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा G0, n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, E0 की वैल्यू पता करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और E0 की वैल्यू कितनी है, -x।
अब बेटा वहां पे x मत रखना, वहां पे भी क्या रखना, माइनस एक्स रखना, तभी आपका काम बनेगा। कहीं आप सोचो कि नहीं नहीं x रखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 2, f को एज इट इज रहने दीजिए, ई नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 2xf, ये बन जाएगा, हाँ या ना। डेल्टा जी नॉट 2, इसमें आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही है, चेंज कितना हो रहा है n की वैल्यू में, 3 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या है, y है, तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट 2 ये आपका क्या आएगा, -3 इंटू एफ इंटू वाई, तो ये आपका बनेगा -3yf। क्लियर। अच्छा थर्ड आप देखें, थर्ड इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी नॉट 3, इसमें आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, z, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, देखो -1 f इंटू जेड, तो हमारे पास आ जाएगा -zf। उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करके तीसरी इक्वेशन के बराबर ही तो रखा है हमने माइनस थोड़े ना किया है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया है, तो ऐड किया तो एफ ही कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये सारी चीजें जुड़ गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। इज इट क्लियर, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। कोई इशू, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहां तक। अब वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू आप पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, -fz या zf जो भी है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2xf, यहाँ पे क्या था, -3yf, यही बन रहा था। तो आपका क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, f और f तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, z इज इक्वल टू बचेगा आपका 3y माइनस 2x, ये आपका बचेगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्या बचेगा, 3y माइनस 2x। सबको समझ में आ गया तो एक बार सब लोग यस 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 बोल सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बोल दीजिए, सर समझ नहीं आया। ओके चलो, अब हम फटाफट से जो हमने पढ़ लिया उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज के लेक्चर में, क्या आज तक लेक्चर में क्या पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की मैंने बात कर ली थी, मैंने बता दिया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड क्या क्या होंगे, उन्हीं को एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल भी कराने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। कल के लेक्चर में बैटरी और सेल के बारे में बात करेंगे, तो आपका मतलब कल के लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपका ये सारा जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बैटरी और सेल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, तो मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में पहला आपको लिखवाया था मेटल आयन। इसमें किसी को प्रॉब्लम है मेटल आयन इलेक्ट्रोड में, ये आपको किस किस को समझ में आता है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है, सबको क्लियर है ना, मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, जैसे ZnSO4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गया इस तरीके से। या फिर आपका क्या हो सकता है, CuSO4 Cu, ये भी आपका क्या हो गया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गया। चलिए सेकंड टाइप का जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड।
इस गैस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में किसी को कुछ पूछना है कि सर ये क्या होता है? ये भी क्लियर है सबको गैस आयन इलेक्ट्रोड कि गैस आयन इलेक्ट्रोड क्या होगा? यहाँ पे आपको सबको पता है। इसमें आप एक 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 बता दीजिए एग्जांपल गैस आयन इलेक्ट्रोड का, अगर किसी को याद है तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेटिनम, प्लेटिनम जो कि सॉलिड होगा, और उसके साथ हमारा H2 जो कि गैस होगा, और इसी का ही आपका क्या हो जाएगा? H प्लस एक्वस हो जाएगा। तो इसके लिए हम PATM डिफाइन करेंगे और इसके लिए कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा और भी क्या हो सकता है? इस तरीके से भी हो सकता है जी, मान लीजिए प्लेटिनम है और हम हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो ये भी ले सकते हैं भाई, Cl नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PATM, प्रेशर इसका और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी इस तरीके से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, है ना? तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? गैस आयन इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक। अब जो तीसरा इलेक्ट्रोड है ये आपका होता है बेटा रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड होगा ये? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर ऊपर चर्चा जो कर रहे थे वही था रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक ही एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ कराएंगे। तो किस तरीके से कराएंगे ये देखिए, मैं इसमें एक डायग्राम के साथ समझा देता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक सेल है बना हुआ, इस सेल के अंदर आपने एक रॉड डिप करी इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और इस रॉड को हमने ले लिया जी, प्लेटिनम की रॉड है, PT सॉलिड रॉड है। अरे बहुत सही। अब ये जो सोल्यूशन है ये मिक्सचर सोल्यूशन ले लिया हमने। कौन सा सोल्यूशन ले लिया? मिक्सचर ले लिया सोल्यूशन, है ना? कौन सा सोल्यूशन है इसके अंदर? मिक्सचर है। अब मैं बताता हूं कौन सा मिक्सचर है। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ M प्लस M एंड M प्लस N आयंस। मतलब मेटल एक ही है बट उसकी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का मिक्सचर सोल्यूशन है। और यहाँ पे मैं एक और बात मान सकता हूं कि M ग्रेटर देन स्मॉल n है। आप n मान लो ग्रेटर देन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से कि M और N दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें आपका क्या बनेगा? इसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ ही होंगे, एक ही जगह पे होंगे। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इतना आ रहा है समझ में? हमने क्या रखा है? प्लेटिनम वायर लिया हुआ है और सोल्यूशन आपका किसका लिया है? सोल्यूशन आपका दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के मिक्सचर का लिया। मतलब जैसे आयरन का ही लूं तो आयरन का Iron+2 और Iron+3 का सोल्यूशन लूंगा। जैसे अगर मैं क्रोमियम का ले लूं तो क्रोमियम के लिए क्या ले लूंगा? +2 +4 +6 में से कोई ले सकता हूं, है ना? अगर मेरे को कॉपर का लेना है तो कॉपर के भी दो अलग ले सकता हूँ, कॉपर+2 कॉपर प्लस। क्या तुमको लगता है कि ये सोडियम के साथ वैलिड होगा या मैग्नीशियम के साथ वैलिड होगा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड? सोडियम, मैग्नीशियम या फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप एलिमेंट के साथ वैलिड होगा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड? ओके, तो यहाँ पे आप याद रखना कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप एलिमेंट या जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, जिन मेटल्स की, उनके लिए वैलिड नहीं है, उनके लिए इनवैलिड है। ठीक है, ओके। तो ये आपका केवल उन्हीं के लिए वैलिड है जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? जैसे प्लेटिनम सॉलिड है और यहां से आपका क्या बन जा रहा है? Mn, सॉरी Mn लिख दिया यार। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? M प्लस N एक्वस, ये बन गया। और साथ ही साथ आपका एक और बनेगा M प्लस M एक्वस। यानी यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखे होंगे। एक दे रखा होगा E0 M प्लस M से M बन रहा है, और दूसरा आपका दे रखा होगा E0 M
प्लस n से m बन रहा है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको दे रखे होंगे। रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी, या आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी भी हो सकती है, +2 एक्वस +3 एक्वस, ऐसी रिप्रेजेंटेशन भी होगी। और उसमें यहाँ पे आपको क्या दे रखा होगा, E0 Fe+3 Fe, एंड और क्या दे रखा होगा, E0 Fe+2 Fe। यानी ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी होंगी पोटेंशियल में, और आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, Fe+2 से Fe+3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या कर पाएंगे आप उसको कैलकुलेट, है ना। और अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आपकी क्या बनेगी, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी इसी के लिए। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, M+N जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा M+M के अंदर, और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा वो ये होगा M-N इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखें कि अगर आपका Fe+2 है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Fe+3 के अंदर, और यहाँ पे चेंज कितना आएगा, 3 - 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्लियर है। अच्छा, और इसकी अगर नस्ट इक्वेशन अगर हम लगाएंगे, अच्छा कितने लोगों को समझ आ रहा है जो मैंने पढ़ाया, कितने लोगों को समझ आ रहा है जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, आ रहा है, गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर नस्ट इक्वेशन अगर इसमें लगाएंगे तो नस्ट इक्वेशन लगाने पे आपका क्या बनेगा, E M, यहां पे आपका आ जाएगा +N+M, और यहां पे आपका क्या बनेगा, E0 M+N2+M। अभी मैं इसको आयरन के फॉर्म में लिखूंगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, M-N, ये बनेगा लॉग। अब आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट साइड में क्या है, M, प्रोडक्ट साइड में आपका क्या बनेगा, M, सॉरी यार ये नीचे क्यों लिख देता है मैंने, प्रोडक्ट साइड में आपका क्या बनेगा, M+M, और नीचे आपका क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ M+N। और इसको अगर आयरन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा E Fe+2 Fe+3, यहां पे आ जाएगा E0 Fe+2 Fe+3, यहां पे आपका आ जाएगा 0.059, M-N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 2 डेट इज इक्वल टू 1, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, Fe+3 डिवाइडेड बाय Fe+2। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। तो इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। कोई भी परेशानी हो तो मेरे को अभी भी बता दीजिए अगर आपको लगता है, नहीं तो फिर एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। अगर आपकी परेशानी नहीं है, सबको क्लियर हो गया है, तो एक न्यूमेरिकल कर लीजिए, तो मेरे को भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। प्लेटिनम सॉलिड, कोई भी आपका मेटल है A, NO3 होल ट्वाइस, A NO3 होल थ्राइस, ये दिया हुआ है। और इसके बारे में दे रखा है कि इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। और यहां पे आपको दे रखा है E0 A+3 A+2 दैट इज इक्वल टू -1.2 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट EOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पूरे सेल का। बताइए, इस पूरे सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, क्या कर पाएंगे?
वॉइस लैग कर रहा है। अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्लेटिनम ANO3 होल ट्वाइस ANO3 होल थ्राइस ई नॉट की वैल्यू दे रखी है A+3 A+2 की -1.2 वोल्ट। कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस रिडॉक्स सेल का। प्रीति बेटा एक बार चेक करो आंसर सबका। अरे सबका यही आंसर आ रहा है क्या? जहर जिंदगी खा पी लेंगे हम, क्या हुआ जो का दिल टूट गया। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ये जो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? दिस इज ये रिडक्शन दे रखा है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन लिखूं ई नॉट ओपी, तो ये आपका क्या बनेगा? +1.2 वोल्ट, ये बनेगा। चलिए रिएक्शन लिखते हैं इसके बारे में। रिएक्शन आपकी क्या बनेगी? आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना कि इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है A+2 और ये आपका क्या है A+3 एक्वस, और ये भी एक्वस। ठीक है ना, गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो A+2 A+3 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 मोलर, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.01 मोलर। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से आपके लिए आसान राहें खोल देते हैं। आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां पे होती है? एनोड पे होती है। तो एनोड की रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे क्या होगा? A+2 जो है हमारा कन्वर्ट होके बनाएगा A+3, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। क्या मैंने गलत तो नहीं कहा बेटा? और यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू ऑक्सीडेशन वाली लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? A+2 से A+3 बना दो, और यहाँ पे आप लिख दो प्लस का 1.2 वोल्ट। ठीक, ओके। इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है 0.01 मोलर है। अब हमें क्या निकालना है? ईओपी निकालना है। तो ईओपी आप क्या बन जाएगा? ई नॉट ओपी -0.059 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉग A+3 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A+2 कंसंट्रेशन। उम्मीद करूंगा कि ये बात समझ में आ गई होगी सबके। तो बस वैल्यू पुट करिएगा। ई नॉट ओपी की वैल्यू है 1.2 -0.06 डिवाइडेड बाय 1 लॉग, ये आपका क्या बन जाएगा? 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। अब मेरे को अगर जहां तक मैथ आती है, सॉल्व करना आता है, तो ये आपका बनेगा log 10 माइनस का प्लस हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? देखो 1.2 प्लस 0.06 ये आया, और सॉल्व कर दोगे तो ये आप क्या आ जाएगा? 1.26 वोल्ट आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो इसके खूब सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। अब आप समझ गए ना इसका तरीका, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, किस तरीके से आपके सामने आएगा, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लो, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कहीं, क्योंकि यही ज्यादातर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलेंगे। जैसे एक तो आपको यही मिल सकता है, प्लेटिनम सॉलिड
और यहाँ पे आपको दे देगा Fe+2 एक्वस, और यहाँ पे आपको दे देगा Fe+3 एक्वस। एक तो इस तरीके का मिल सकता है। दूसरा आपको किसका मिल सकता है, प्लेटिनम सॉलिड, और यहाँ पे Sn यानी टिन का मिल जाएगा एक्वस, और Sn+4 इस तरीके का मिल जाएगा। अच्छा एक और देखो जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं वो बता रहा हूँ। एक आपको मिल सकता है MnO4 नेगेटिव एक्वस और Mn+2 एक्वस, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा H+ प्लेटिनम। अब सवाल ये है कि यार ये ऐसे कैसे, ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn+4 का, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है +7, और यहाँ पे क्या है +2। और ऐसा कब होता है, जब आपका एसिडिक मीडियम होता है। ध्यान से सुनना ये बात को, इसमें कब होगा, जब एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, रिडक्शन का है। ये आपका रिडक्शन रिप्रेजेंटेशन है, यानी कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये कैथोड रिप्रेजेंटेशन है। और यहां पे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं, एसिडिक मीडियम। यहां पे क्या होगा, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होगा आपका Mn+2 के अंदर, और N फैक्टर कितना रहेगा एसिडिक मीडियम में, एज यू नो 5 रहता है Mn के लिए। और यहां पे जो वैल्यू गिवन होगी वो होगी आपकी E0 Mn+7 Mn+2, ये वैल्यू गिवन होगी, और इसके लिए दे रखा होगा +1.51 वोल्ट। इस तरीके से आपको दे रखी होगी वैल्यू, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और क्या दे रखा होगा, C1 कंसंट्रेशन, C2 कंसंट्रेशन, C3 कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हो, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना आता है किसी को, आपने 11th में रेडॉक्स बैलेंसिंग पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख के बैलेंस करके फिर आप उसका फाइनल प्रोडक्ट लिखोगे। तो ये वाले सवाल जो है वो आपके थोड़े से एडवांस लेवल में आते हैं, नॉर्मल लेवल में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं बनते, और बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं बनते। इसीलिए मैं आपको केवल समझा रहा हूं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। तभी मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक सिंगल चैप्टर नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कई सारे चैप्टर का मिक्सचर है। तो कुछ भी उठा के पूछेंगे वो यहाँ पे, जब आपको अच्छा क्वेश्चन बना के वो देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप का जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, आपका टाइप नंबर 4। इस टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, और इस पे लगा देना आप इंपॉर्टेंट। आप चाहे स्टार लगा दो 4-5, जो आप लगाना चाहते हो लगा देना। ठीक है, और ये वाला जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। किसी भी, मैं बोल रहा हूं, चाहे आप जेई की तैयारी करो चाहे नीट की तैयारी करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वाला इलेक्ट्रोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन पहली बात तो जल्दी समझ नहीं आता, समझ आ जाए तो सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, जबकि होता बहुत आसान है। फिर हम क्या करते हैं, अरे यार सर छोड़ो रहने दो, ऐसे और फिर बाद में हमारे को बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता। ठीक है, तो ये काश वाली बातें अपने जीवन में रहने मत देना, जो नहीं आता वो पूछते रहना, करते रहना। तो आज का लास्ट टॉपिक यही है, इसको करते हैं। और कल हम क्या पढ़ेंगे, बैटरीज पढ़ेंगे, और कल बैटरी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फाइनली एक लेक्चर और रखा है, एक लेक्चर और इसलिए रखा है जिसमें मैं आपको खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूं, बस। इसके अलावा ये चैप्टर और ज्यादा बड़ा है नहीं, आपको कंडक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, और ये सारा कुछ खत्म भी हो जाएगा। तो किसी को कोई समस्या हो इसी में तो प्लीज लेट मी नो, बताइएगा जरूर कि सर यहाँ नहीं आया, वहां नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, जो भी है। बाकी अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो यूट्यूब पे जाके या फिर अवंती लेक्चर्स पे जाके, जो भी है आप वहां पे जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
यहां पे क्या होगा, इसमें मैं लिखवा देता हूं, दिस हाफ सेल कंटेन्स अ मेटल रॉड coated with insoluble salt of the same metal and that coated rod is dipped into solution containing anion of the insoluble salt। किसी को ये लैंग्वेज जो लिखी है इससे कुछ समझ में आया कि यार सर क्या लिख दिया, या आपने ये समझ से परे हो रहा है? कुछ आया इसमें समझ? नहीं आया तो बता दीजिए, ऐसे घबराने की शर्माने की कोई बात नहीं है। अरे यार एक तो पूरा मिट जाता है ये। किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आता, मतलब मौज आ जाती है सबकी। पढ़ा दिए, खत्म करें फिर इसको। चलो जब आप सब लोग पढ़ चुके हैं तो फिर ज्यादा इस पे मेहनत करना बेकार है। इस तरीके का आप देखें, ये आपका मेटल मान लिया मैंने, ये जो रॉड है ये आपकी मान ली सिल्वर रॉड है, एजी रॉड है, और इसके ऊपर जो मैंने कोटिंग करी है, डेट कोटिंग इज किसकी? इंसॉल्युबल सॉल्ट। तो सिल्वर का इंसॉल्युबल सॉल्ट मैं मान लेता हूं जी AgCl है, AgCl कोटिंग, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि ये जो नीचे आपका इलेक्ट्रोलाइट है ये किसका होना चाहिए? इसमें एनायन होना चाहिए, कौन सा वाला? जिसकी कोटिंग हो रही है। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे आपने ब्रोमीन का सोल्यूशन ले लिया, कोटिंग क्लोरीन की ले लिया, ऐसा नहीं। जिसकी कोटिंग है, जिस सॉल्ट के एनायन की कोटिंग है, वही आपका सोल्यूशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन ऑफ insoluble anion Cl नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। अब इसका अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करोगे वो फटाफट से देख लेते हैं। तो इसके रिप्रेजेंटेशन में क्या करोगे, जैसे अगर मैं कैथोड के फॉर्म में लिखूं, इसको किसके फॉर्म में लिखूं? कैथोड के फॉर्म में लिखूं, तो कैथोड के फॉर्म में ये क्या बनेगा? सबसे पहले आप लिखो जो आपका एनायन है, तो मैंने एनायन लिख दिया सबसे पहले जी, लियो ये वाला एनायन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? AgCl, क्योंकि आपका कैसा सॉल है? स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो ये हमेशा बीच में ही आएगा। और इसके बाद आपको क्या आ जाएगा? Ag प्योर सॉलिड, इस तरीके से कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आपका एनायन, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी जो आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो आपका बीच में, और लास्ट में आपका मेटल, जिस मेटल का आपने सॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। जिस फॉर्मेट में सेल होगा उसी फॉर्मेट में आप ई नॉट सेल की वैल्यू लिखते हो, तो ई नॉट सेल भी आपको इसी तरीके से लिखा होगा, Cl नेगेटिव, AgCl और Ag। आपका ई नॉट सेल भी इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिया होगा। तो यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी, बट इसमें इंपॉर्टेंटली समझिएगा, इतना तो आपको देखने में टफ लग रहा है, बट जब आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे तब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, ये देखें। रिएक्शन इसकी बनेगी कि जो AgCl सॉलिड है यही आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Ag सॉलिड और Cl नेगेटिव आयन, ये बनाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या आप इसके लिए वो लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसकी, नस्ट इक्वेशन। इसके लिए इस इक्वेशन से इसकी नस्ट इक्वेशन लिखी जा सकती है इस रिएक्शन से।
तो इस रिएक्शन से अगर इसकी नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा, ई क्या हो जाएगा, ई Cl नेगेटिव AgCl, Ag ये हो गया, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ई नॉट Cl नेगेटिव AgCl Ag, और यहां पे आपको क्या हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाय 1 log Cl नेगेटिव। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दीजिए अभी भी, कि अगर सर समझ नहीं आ रहा है या कुछ है। ठीक है, तो यही आपका हो गया। इसी तरीके से आपके क्या हो जाएंगे एक्सप्रेशन हम लिखते रहेंगे, बट इसको अच्छे से समझना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आइए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो भी हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की चर्चा हम करेंगे, बाकी जो डेटा लिखा है लिखा रहने दो। अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, बोलो। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था कि हम इलेक्ट्रिसिटी, हम केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस कराएंगे। बात समझ में आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। तो यहां पे अगर लिखें सेल इन विच प्रोसेस of electrolysis is carried out is known as electrolytic cell। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या मतलब क्या है, कि जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट से जब आपकी ब्रेकिंग होगी, आपने पढ़ा होगा, आपने गैल्वेनाइजेशन नाम की एक टर्म भी पढ़ी होगी कि गैल्वेनाइजेशन क्या होगा। आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में जब आपकी सोडियम की प्रिपरेशन या NaOH की प्रिपरेशन पढ़ी होगी, तब आपने सुना होगा कि ब्राइन सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। अगर आप 12th में मेटलर्जी पढ़ोगे, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, तो आइसोलेशन ऑफ मेटल में आप एक प्रोसेस पढ़ोगे मेटलर्जी की, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जहां पे आप क्या कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, और उसमें से आपका एनोड कैथोड प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो सोडियम का एक्सट्रैक्शन हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो। तो ऐसे एक्सट्रैक्शन में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करोगे। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और इलेक्ट्रिसिटी को पास करके हम क्या करते हैं बेटा, ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग का मतलब तोड़ते हैं, किसको तोड़ेंगे, आयंस को तोड़ेंगे। एम आई करेक्ट, एम आई राइट, इतना आ रहा है समझ में। ठीक है, अब देखिएगा कि देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे देखो, कैसे बढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने एक सेल डायग्राम बना रहा हूं, और सेल डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा, एनोड कैथोड का क्या खेल है ये भी समझ में आएगा।
कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि ये बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव का होता है और छोटा वाला डंडा नेगेटिव का होता है? किसी को पता है? अच्छा, तो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया एनोड, कैथोड आपका नेगेटिव हो गया। हमने यहाँ पे क्या भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो आपके मूव करेंगे इधर, जो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो मूव करेंगे इधर। अच्छा, एनोड जो है, एनोड पे हमेशा क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है, हमेशा ऑक्सीडेशन होना है, चाहे कोई सा भी सेल बना लो। एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट आपका किस फॉर्म में होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट आपका किस फॉर्म में होना चाहिए? मॉल्टन स्टेट होनी चाहिए और एक्वस स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, मॉल्टन होनी चाहिए या फिर एक्वस स्टेट होनी चाहिए। अगर आप सॉलिड स्टेट में लेंगे तो आप बेवकूफ हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। बाकी आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर आपका ये जो टैंक है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये आपका नॉन कंडक्टिंग मेटल के से बना होता है। ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। और ये आपका किससे बना होता है? मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट, मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। बात समझ में आ गई? तो ये किससे बना होगा? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा। तो इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे सिंपली क्या समझना है, क्योंकि इसके अंदर आपका एक फैराडे लॉ भी आपको पढ़ना होगा। तो इसमें आपको मैं बहुत ही बेसिक चीज बता देता हूं। जैसे एनोड हमारा पॉजिटिव है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होना है, तो उसके ऊपर कौन से आयन माइग्रेट करेंगे? जल्दी से बताना, कौन से आयन माइग्रेट करेंगे? नेगेटिव आयन माइग्रेट करेंगे। और कैथोड हमारा क्या है? कैथोड हमारा नेगेटिव है, तो उसके ऊपर कौन से आयन माइग्रेट करेंगे? पॉजिटिव आयन माइग्रेट करेंगे। कल के लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। कल के लेक्चर में मैं यहीं से पढ़ाऊंगा और सेल तक लेके जाऊंगा आपको, जो भी फ्यूल सेल है या बैटरी है उनके ऊपर। फिलहाल तो आपका आज का होमवर्क इतना है कि आप एनसीईआरटी उठाइएगा। एनसीईआरटी उठाने के बाद एक बार इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको केवल मैं इतना काम दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा, समझ के आइएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम आपको ही होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही रिलेटेड है सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। 2 लेक्चर के हम और साथी हैं, आपस में मिलेंगे 2 लेक्चर के लिए। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें खूब सारा और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अभी तो आपकी चल रही है ना ऑर्गेनिक, चलेगी, फिर फिजिकल शायद नहीं होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक सर पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक सर पढ़ा तो रहे हैं, वही पढ़ाएंगे आपको।